आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम लोग जो है इस वीडियो में सीटेट, सुपर टेट, बीटेट, एस्टेट, पीआरटी, DSSB या आपके 7th फेज BPSC एग्ज़ाम के लिए हिंदी के जो है थ्योरी क्लास को, कंसेप्ट क्लास को जो है स्टार्ट किया है, ताकि आप सभी लोग जो है सारी चीज़ों को समझ सके और बेहतर तरीके से जो है अपनी तैयारी को कर सके। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यह हमारा जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम जो है पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। और जब आप पूरे कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होती है। तो यह क्लास जो है आपके लिए सीटेट, सुपर टेट, 7th फेज, DSSB और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं कि यह हमारा जो है हिंदी ग्रामर का पहला क्लास है, जिसमें हम लोग जो है सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो है हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह से रिलेटेड जो है सभी कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपका देखिए पहला जो है हमारा सवाल यही रहेगा आप सभी लोगों से। और सबसे पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है और इजी भी है। बचपन से आप सभी लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि वर्ण क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्ण जो है आपका उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे जो है खंड या टुकड़ा जो है नहीं किया जा सकता। समझ गए ना? वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, यानी कि उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना उसको अलग कर दिया जा सकता है। जैसे कि अब यहाँ पर जैसे की बात कर ले, यहाँ पर अ है, आ है, यहाँ पर आ नहीं होगा, यहाँ पर अ है, इसको रब कर दीजिए, यहाँ पर क है, ख है, ग है आदि। अब यहाँ पर अगर कोई आपसे पूछे कि अ को जो है तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा? अ को तोड़ सकते हैं? नहीं ना तोड़ सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क को तोड़ने के लिए बोल दे तो कोई भी नहीं तोड़ सकता है क को। समझ गए ना? वही बात है, मतलब कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा जो है नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर हम बात कर ले फिर आपसे कि ध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि क्या होता है मुझे बताइए कि ध्वनि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा? तो ये देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई को जो है ना ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? भाषा की सबसे, जो भाषा होती है ना उसकी सबसे छोटी इकाई को जो है ध्वनि कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाषा क्या होता है, तो भाषा एक ऐसा माध्यम है या साधन है जिसके द्वारा जो है मनुष्य अपने भावों और विचारों को जो है बोलकर दूसरे के सामने व्यक्त करता है, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। भाषा आपके जो होते हैं दो प्रकार के मुख्यतः होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा में जो है हम लोग लिखकर अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं और समझते हैं, और मौखिक में जो है बोलकर अपने भावों और विचारों को बोलते हैं, सामने प्रकट करते हैं दूसरे के सामने और उनकी भावों और विचारों को समझते हैं, उसी को हम लोग भाषा कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका जो है ध्वनि कहलाता है। और इसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। इसी ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्लियर है ना? अगर आपसे वर्ण बोले तो आप कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ आप ये भी बोल सकते हैं कि ध्वनि की मतलब ध्वनि जो है सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसी ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि BPSC 7th फेज एग्ज़ाम के लिए, आपके सीटेट के लिए और आपके सुपर टेट या आपके यूपी टेट या आपके जो है DSSB सभी एग्ज़ामों के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नोट्स रहने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी लोग जो है इसे नोट डाउन भी कीजिएगा, समझने का प्रयास भी कीजिएगा। अगर आपसे अब कोई पूछ ले कि वरमाला किसे कहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईजी भी है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वरमाला क्या होता है। तो वर्णों के सार्थक समूह को जो है हम लोग वरमाला कहते हैं। क्या करते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग वरमाला कहते हैं। जैसे कि बात कर ले, यहाँ पर देख लीजिए राम ये राम यहाँ पर है, तो देखिए र में क्या जुड़ा हुआ है? आ जुड़ा हुआ है। म तो राम हुआ, ग में अ जुड़ा हुआ, ग या है, य में आ जुड़ा हुआ है, यानी कि ग या तो गया। तो देख सकते हैं ना कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग वरमाला कहते हैं। समझ गए ना? जैसे कि ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ, इसके सार्थक समूह को हम लोग इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे वरमाला। क्लियर है? इसको हम लोग वरमाला बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस देख लीजिए, नोट देख लीजिए कि हिंदी में जो है मुक्तः वर्णों की संख्या कितनी है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि मुक्तः जो है हिंदी में जो है वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बोलिएगा? 52 है।
कितना बोलिएगा 52, याद रखिएगा 52 बोलिएगा, जिसमें आपका 13 स्वर है। अब बोलिएगा कि सर स्वर तो आपका 11 होता है, लेकिन मुख्य तौर पर जो आपका पुराने इतिहासों के अनुसार से जो 13 होते हैं, फिर आपका जो है 35 व्यंजन होता है और 4 आपका संयुक्त व्यंजन होता है। जब इसको जोड़िएगा 13, 35 और 4 को, तो आपका टोटल जो होगा 52 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। मतलब सीधा सीधा सवाल आपसे कोई पूछेगा कि हिंदी में जो है मुख्यतः कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बोलिएगा, टोटल आपके वर्ण, स्वर और व्यंजन और संयुक्त व्यंजन मिलाकर आपके 52 है। क्लियर हो गया। वर्ण, ध्वनि, वर्णमाला कितने हैं, सभी समझ में आ गए। अब हम लोग जो है वर्णों के कितने प्रकार होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो है चीज़ों को समझेंगे। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए वर्णों के जो है 2 प्रकार होते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि वर्ण जो होता है क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है, जिसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। इसके 2 आपके प्रकार होते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है, पहला आपका होता है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ ले कि स्वर वर्ण जो होते हैं कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा 11। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा 41। समझ गए ना। और मुख्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे कोई स्वर वर्ण पूछे तो 11 बोलिएगा, व्यंजन वर्ण पूछे तो आप 41 बोलिएगा। क्लियर है। चलिए तो अब देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। ये जो आपका स्वर वर्ण है ना, ये किसे कहते हैं ये समझिएगा। तो देखिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वर वर्ण कहते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले वर्ण को जो है आपने स्वर वर्ण कहते हैं, जिसमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। समझ गए ना। मतलब कि ऐसा वर्ण जिसे हम लोग स्वतंत्र रूप पर जो है बोल लेते हैं बिना किसी सहायता से, उसी को हम लोग जो है स्वर्ण वर्ण कहते हैं। समझ गए। स्वर और व्यंजन की हम बात कर ले तो देखिए स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्णों को व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, छ, छ। क बोलिएगा तो क में अ छुपा होता है, तो अ क्या होता है आपका स्वर। तो जहाँ पर भी जो है ऐसा वर्ण जिसको बोलने में जो है स्वर की सहायता लेनी हो, उसे हम लोग व्यंजन कहते हैं। और स्वर वर्ण जो होता है जिसको बोलने में जो है किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं लेनी पड़ती है, साथ ही साथ यह स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली मतलब वर्ण होती है। तो क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका है कि स्वर वर्ण के उच्चारण में केवल कंठ और तालु का प्रयोग होता है। यानी कि जब हम स्वर वर्ण का प्रयोग करते हैं तो केवल इसमें कंठ और तालु का प्रयोग होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण में अ स्वर्ण की ध्वनि छुपी होती है। प्रत्येक व्यंजन में जो है अ जो होता है स्वर, अगर कुछ लिखिएगा प लिखिएगा तो प में जो है ना अ छुपा होता है। उच्चारण कीजिएगा तो अगर लिख दीजिए ज्ञ तो ज्ञ में भी अ छुपा होता है। यानी कि प्रत्येक जो है आपका व्यंजन वर्ण में जो है एक अ जो है स्वर वर्ण छुपा होता है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्वर वर्ण जो है कितने होते हैं, तो क्या बोलिएगा 11 होते हैं आपके स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो आपके 41 जो होते हैं आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किन्हीं को, बताइएगा। नहीं दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके जो है समझ लेते हैं स्वर और व्यंजन के जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को, जहाँ से आपके प्रश्न पूछ लेंगे। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए स्वर रूप से, देखिए स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण को आप लोग स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, ये सब होता है। समझ गए ना। ये सब आपका जो होता है मतलब कि स्वतंत्र रूप से बोली जाने वाली वर्ण है। समझ गए। इसको अ, आ, ई टोटल कितने होते हैं भाई, तो 11 होते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए अगला देखिए, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 मानी गई है। परंपरागत रूप से जो है ना स्वरों की संख्या 13 मानी गई है, लेकिन अभी पूछता है कोई प्रश्न कि स्वर कितने हैं, तो आप 11 बोलिएगा। समझ गए ना। देखिए लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जो है केवल आपके 11 मानी गई है। समझ गए ना। ये आपका जो अ होता है और ये वाला अ होता है, ये दोनों का गिनती नहीं किया जाता है। समझ गए। फिर यहाँ पर देखिए स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या आपकी जो है कितनी है, 11 है। यहाँ पर देख सकते हैं 11। समझ गए ना। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। समझ गए ना। स्वरों के उच्चारण में केवल कंठ और तालु का प्रयोग होता है। स्वरों के उच्चारण में जो है स्वर जितने भी उसके उच्चारण करते हैं उसमें कंठ का प्रयोग करता है, तालु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक क्लियर है ना। अब स्वर के हम प्रकारों के ऊपर बात करेंगे। बताइएगा अगर दिक्कत हो तो आप सभी लोग इसे नोट डाउन भी कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्वर 2 प्रकार के होते हैं और इसके जो है भागों को समझेंगे, इतने भेदों को समझेंगे। तो स्वर जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। समझ गए। एक आपका होता है हर्षो स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। या आपको जो है कहीं कहीं मूल स्वर या कहीं कहीं संयुक्त स्वर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए पहले हम लोग समझेंगे कि हर्षो स्वर क्या होता है। हर्षो कहने का मतलब होता है कि आपका 4 होता है, और दीर्घ कहने का मतलब, हर्षो मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता है। हर्षो में जिसमें बोलने में कम समय लगता है उसी को बोलते हैं। यह 4 होता है और यह आपका 7 होता है। दोनों को मिलाइएगा, 4 + 7 कीजिएगा तो आपका टोटल स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं देखिएगा।
उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ, री, समझ गए। ये सभी को बोलने में जो है कम समय लगता है। लेकिन अगर हम दीर्घ स्वर की बात कर ले तो उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, ए, ओ, इसको बोलने में जो है क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है, उसी को हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है ना। स्वरों की संख्या कितनी होती है, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर में जो होता है कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में ज़्यादा लगता है। हर्ष स्वर जो है आपका 4 होता है, अ होता है, ई होता है, फिर आपका उ होता है, री होता है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होता है आपका 7 होता है, अ, ई, उ, ए, ओ होते हैं, समझ गए ना। वहीं पर अगर हम बात कर ले मूल स्वर का, तो मूल स्वर में आपका अ, आ, ई, उ, ए, ओ होता है। लेकिन संयुक्त स्वर की बात कर ले तो ए होता है और ओ होता है, समझ गए ना। ई और ओ, ए में जो होता है अ प्लस ए मिलकर बना होता है, ओ में आपका अ प्लस ओ मिलकर बना होता है, समझ गए, क्लियर हो गया। स्वरों की संख्या कितनी है, 2 है, हर्षो और दीर्घ में ज़्यादा समय लगता है, हर्षों में कम समय लगता है, क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है स्वर के उच्चारण स्थान को समझेंगे कि कौन से स्वर जो है कहाँ से उच्चारण किया जाता है। आप सभी लोगों को उच्चारण स्थान तो मालूम ही होगा कि पाँच छः होते हैं, कंठ होते हैं, तालु होते हैं, मूर्धा होते हैं, ओठ होते हैं, समझ ना, दंत होते हैं। ये सभी चीज़ों का प्रयोग करते हैं हम लोग उच्चारण में किसी भी वर्ण को। तो यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ पर अ और आ का जो उच्चारण होता है ना, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप बोल कर देख लीजिए। जैसे आप बोलिएगा अ और आ, तो ये आपका उच्चारण जो होता है कहाँ से होता है, कंठ से होता है। कहाँ से होता है, कंठ से होता है। फिर आपका दूसरा क्या है, दूसरा आपका है तालु। तालु में ई और ई होता है, छोटी ई और बड़ी ई। ये कहाँ से होता है, तालु से होता है। कहाँ से होता है, तालु से होता है। मूर्धा की बात कर ले तो मूर्धा में आपका जो होता है ए और ए आता है, ओ और ओ आता है। अब देखिए ए और डबल ए, मतलब कि ए होता है एक छोटी ए और बड़ी ए, इसको होता है कंठ तालव्य, यानी कि कंठ का प्रयोग करते हैं, कंठ और तालु का भी प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग करने के लिए, ए का, ए और ए का। और कंठोष्ठे कहने का मतलब है कंठ का भी प्रयोग करते हैं और ओट्स का भी हो, मतलब कि ओठ का भी प्रयोग करते हैं, किसको, ओ और ओ बोलने के लिए। यहाँ पर आपका ओठ का प्रयोग हम लोग ऊ और बड़ी ऊ बोलने का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। तो ये जो है आपका स्वरों के उच्चारण है कि किस मुख्य के जो है कौन से भाग से हम लोग कौन सा जो है वर्ण का उच्चारण करते हैं। अगर आपसे पूछे कि देखिए बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा, अ, आ, तो यहाँ पर कंठ का प्रयोग हुआ, छोटी ई, बड़ी ई, तो यहाँ पर तालु का प्रयोग हुआ। मूर्धा का प्रयोग कहाँ होता है, तो ए में, ओ में, समझ गए ना। लेकिन यहाँ भी मूर्धा में जो है कंठ तालव्य का प्रयोग हम लोग ए और ए में करते हैं। जब हम ए और ए को बोलते हैं तो वहाँ पर कंठ और तालु का प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग ओ और औ को बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग कंठोष्ठ यानी कि कंठ का और ओट्स का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर ओठ का केवल बात कर ले तो यहाँ पर ऊ और छोटी ऊ और बड़ी ऊ में प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर जो है व्यंजन की बारे में बात करेंगे। स्वर आपका क्लियर हो गया होगा, इससे आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं निकलेगा, समझ गए ना। अब यहाँ पर हम व्यंजन की बात करते हैं। तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण की हम बात करें तो देखिए व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले ये मुझे आप लोग बता दीजिए। तो स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण को व्यंजन कहते हैं। एकदम एक लाइन में समझिएगा, स्वरों की सहायता से बोली जाने वाली वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क अगर हम बात कर लें, ख बात कर लें तो ख प्लस अ, क प्लस अ, देख रहे हैं ना, क में अ छुपा हुआ है, यानी कि स्वर सब में छुपा हुआ है। व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है, 41 होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो 41 होती है। व्यंजन में जो है बहुत सारे भाग होते हैं, उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके, समझ गए ना। देखिए व्यंजन के जो है 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका अंतस्थ व्यंजन और तीसरा आपका उष्म व्यंजन। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि स्पर्श व्यंजन कहने का मतलब होता है कि जिसके उच्चारण में जो है शरीर के, समझिएगा, मुख के किसी, मतलब जिसके उच्चारण में मुख के जो है किसी न किसी भाग को टच करता हो। देखिए स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो मुख के किसी न किसी भाग को टकरा कर निकलती है, चाहे वो कंठ हो, तालु हो, मूर्धा हो, दंत हो, ओट्स हो, समझ गए ना, उसी को बोलते हैं। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, ये सभी आपका जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। जैसे कि जिसको बोलने में जो है मुख के किसी न किसी भाग को टच करके निकलता हो। अगर हम बात कर ले अंतस्य व्यंजन का, तो अंतस्य व्यंजन होता है जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है स्वर और व्यंजनों के बीच में होता है, समझ गए ना। जिन व्यंजनों का उच्चारण जो होता है स्वर प्लस व्यंजनों के बीच में होता है उसी को हम लोग अंतस व्यंजन कहते हैं। य प्लस र प्लस ल प्लस व, ये 4 होते हैं, समझ गए ना। अंतस व्यंजन जो होते हैं 4 होते हैं, स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं। उष्म व्यंजन की बात कर ले तो वैसा व्यंजन जिसका उच्चारण करते समय जो है मुख से जो है ज़्यादा मात्रा में घर्षण करते हुए रगड़ खाकर मुख से जो है गर्म पैदा हवा निकले, उसी को बोलते हैं। जैसे तिलावे स, मूर्धन्य स, दंडी स, ह, तो ये सभी का उच्चारण कीजिएगा ना तो क्या
होता है, मुख से जो है टकराकर बहुत गर्मी हवा निकलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं उष्म व्यंजन। और ये जो होता है आपका 4 होता है, कितना होता है? 4 होता है। अंतस्य व्यंजन भी आपका 4 होता है। स्पर्श व्यंजन आपका कितना होता है? 25 होता है, समझ गए ना। क वर्ग का 5, प वर्ग का 5, ट वर्ग का 5, त वर्ग का 5, ये सब होता है, समझ गए ना। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर है ना? व्यंजनों के 3 भेदों को समझ में आ गया, स्पर्श, अंतस और उष्म। स्पर्श कहने का मतलब होता है कि ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण करते में मुख के किसी न किसी भाग का कोई ना कोई टच, मतलब टच हो। दूसरा आपका है अंतस व्यंजन, जिसमें जो है वर्णों और स्वरों की, मतलब स्वरों और व्यंजनों के बीच जो है होता है। और उष्म व्यंजन यानी कि ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो, ज़्यादा मतलब मेहनत करना पड़ता हो, और मुख से जो है गर्म हवा जो है रगड़ खाकर बाहर निकलती हो मुख के माध्यम से, समझ गए ना। अब यहाँ पर देखिएगा 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर आपका एक अंग है और ड है, फिर यहाँ पर ज है और फ है। अब समझिएगा, ये जो आपका ज और फ है ना, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर अंग और ड जो है उच्छिप्त है, समझ गए ना, उच्छिप्त है। और एक आपका ज और फ है ना, ये विदेशी और आगत इसको बोलते हैं। जहाँ पर ज के नीचे ये बूंदा और जहाँ पर फ के नीचे बूंदा दे दिया जाए तो उसको हम लोग विदेशी बोलते हैं या आगत बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो आपका अंग है ना, ये अल्प प्राण है, यानी कि इसको कम समय लगता है बोलने में, कम मेहनत लगता है। लेकिन ये ढ है ना, ढ, ये महाप्राण है, इसको ज़्यादा बोलने में मुख से हवा निकलती है, समझ गए ना। इसको उच्छिप्त कहते हैं, जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे को आगे आता है, समझ गए ना। जिसके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे को आएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं उच्छिप्त, समझ गए ना। जैसे आप अंगा बोलिएगा और ड बोलिएगा तो आपका क्या होगा कि जीभ जो होता है ऊपर से उठकर झटके से नीचे आता है, उसी को हम लोग उच्छिप्त बोलते हैं, समझ गए ना। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पर समझेंगे कि आपके जो है व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को समझने का प्रयास करते हैं, समझ गए ना। व्यंजन वर्ण के उच्चारण स्थान को समझते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है? क वर्ग है, फिर आपको च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, फिर आपका प वर्ग है। तो ये देखिएगा, कंठ से बोलते हैं। क वर्ग जो होता है कंठ से बोला जाता है। च वर्ग की बात कर ले तो तालु से बोला जाता है। ट वर्ग की बात कर ले तो मूर्धा से बोला जाता है। त वर्ग की बात कर ले तो दंत से बोला जाता है। प वर्ग की बात कर ले तो ओठ का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो जैसे आप लोग क ख बोलिएगा ना, क से अंग तक, तो आपका कंठ का प्रयोग होता है, कंठ के माध्यम से बोलते हैं। च वर्ग की बात कर ले तो तालु का बात करते हैं। च कहने का मतलब होता है कि जो आपका जीभ का ऊपरी वाला भाग होता है ना, वो जैसे दांत के ऊपरी वाला भाग उसके में टच होता है। ट वर्ग की बात कर ले तो मूर्धा का प्रयोग होता है, ट, समझ ना, मूर्धा, यानी कि आपके कंठ के जो बीच वाले, जीभ के ऊपर जो बीच वाले भाग होते हैं उसका प्रयोग होता है। त का प्रयोग करिएगा तो त में दंत का प्रयोग होता है। त, थ, द, ध पढ़िएगा ना तो सब में दांत टच होता है जीभ से, समझ गए ना। प वर्ग पढ़िएगा तो सब में ओठ का प्रयोग होता है। और साथ ही साथ अगर अ और आ और ह की बात कर ले तो ये आपका कंठ में आता है। ई, बड़ी ई, य और स की बात कर ली आपका तालु में आता है। र, स और री की बात कर ली, ये भी आपका मूर्धा में आता है। ल और स की बात कर ले दंत में आता है। छोटी और बड़ी की बात करें ओठ में आता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे हम बात कर ले कुछ और इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर आपका है नासिक। नासिक कहने का मतलब होता है कि जिसको हम लोग नाक के माध्यम से प्रयोग करके बोलते हैं, जैसे अड़, री, न, म, ये सभी जो है नासिक वर्ण है, नाक की सहायता से हम लोग बोलते हैं। दंत मूल जो होता है आपका य और र होता है, समझ गए ना। य और र, दंत और मूल का प्रयोग करते हैं। ओट्स का प्रयोग करते हैं व में, व बोलेंगे तो ओठ का प्रयोग होगा। कंठोष्ठ का प्रयोग करेंगे ओ और औ में। कंठ और ओट्स का प्रयोग होता है, ओ बोलिएगा और औ बोलिएगा तो आपका कंठ का प्रयोग होगा और ओट्स का प्रयोग होगा। कंठ तालु का प्रयोग जो होता है ए और ए में होता है, ए बोलिए और ए बोलिए, तो यहाँ पर आपको कंठ का और तालु का प्रयोग होता है। तो ये सभी व्यंजन है जिसका उच्चारण स्थान में कौन कौन से भाग जो है टच होता है, उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। इसे नोट डाउन भी कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो समझने में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पर हम देखेंगे अयोग्वाह की बात करेंगे, समझ गए ना। अयोग्वाह जो होता है आपका अनुस्वार और विसर्ग होता है। देखिए अनुस्वार का ये पाई होता है, विसर्ग का ये होता है। तो ये दोनों व्यंजन जो होता है व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण मिलता रहता है, समझ गए ना। अयोग्वाह और विसर्ग जो होते हैं दोनों व्यंजन है, क्योंकि इसके उच्चारण में जो है आपका स्वर वर्ण मिलते रहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अयोग्वाह, समझ गए ना। फिर यहाँ पर आपका है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन समझिएगा, समझ गए ना, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच जो होता है स्वर रहता है। क्या होता है? संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच जो होता है स्वर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए संयुक्त व्यंजन क्या है, ये आपका संयुक्त व्यंजन 4 होता है, समझ गए ना। और संयुक्ताक्षर जो होता है आपका दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है, दोनों में जो है दोनों के बीच में स्वर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर छ है तो क और स के मिलकर बना हुआ है छ,
त्र की बात कर ले तो त और र मिलकर बना हुआ है। स की बात श्र की बात कर ले स और र मिलकर बना। ज्ञ की बात कर ले ज और य मिलकर बना हुआ है। समझ गए, ये संयुक्त व्यंजन है। क्लियर हो गया। वर्णों की मात्रा का प्रयोग कर ले। अब यहाँ पर देखिए वर्णों की मात्रा का प्रयोग कीजिए तो व्यंजन वर्णों में उच्चारण जिन स्वर मूल्य चिन्हों का व्यवहार होता है उसे मात्राएं कहते हैं। यह मात्राएं जो होते हैं 10 होते हैं। जैसे ये देखिए आप पढ़ती है क का की पढ़ते हैं ना, क क में पाई का कड़ सही की कदरिया की कड़ सौकू कदुगड़ कू कपड़े के कपड़ दिले कै कौकार को कवाकार क कमस्त कन कमदस्ती क। तो ये आपका कखा ककहारा पढ़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं। ये देखिए क होता है, का होता है, की होता है, कू होता है, ये देख सकते हैं। ये आपके 10 जो होते हैं क्या होते हैं, वर्णों के मात्राएं होते हैं। इसी से जो है सब बनता है। क कंपई का ख कंपई का सभी होते हैं। समझ ना, ककहारा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है विराम चिन्हों के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला यहाँ पर है कि वर्ण कितने होते हैं, टोटल वर्ण 52 है। व्यंजन वर्ण कितने हैं तो 41 है। स्वर वर्ण कितने हैं तो आपका 11 है। जब इसको जोड़िएगा तो आपका 52 हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं तो व्यंजन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अगर आपसे कोई यहाँ पर पूछ ले कि जो आपका स्पर्श व्यंजन है कितना है तो 25 होता है, क से पर वर्ग। अंतस्थ व्यंजन जो होता है यरल होता है 4 होता है। उष्म व्यंजन आपका 4 होता है। क्लियर है। चलिए आगे हम बात कर ले यहाँ पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर आपके 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर में कम उच्चारण में समय लगता है, हर्ष स्वर में ज़्यादा लगता है। दीर्घ में ज़्यादा लगता है, हर्षों में कम लगता है। क्लियर है। चलिए आगे यहाँ पर है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 27 है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है। ऐसे मैंने 25 यहाँ पर बोला है, लेकिन 2 गो और हो जाता है, र और ड मिल जाता है। समझ गए ना, क से प वर्ग और ड और र। समझ गए ना, र और जो आपका अंग और ढक्कन होता है ना ढ, वह मिलकर 27 हो जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, यरल लव। आगत विदेशी व्यंजनों की संख्या 2 होता है, ज और फ होता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होता है, छ त्र ज्ञ। समझ गए ना। फिर है उसमें व्यंजनों की संख्या 4 होता है आपका तिलाबी समुदाय टेडांसी सा। हाँ, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट आपके टर्म थे जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर फिर से रिपीट कर दिया है। समझ गए ना। अब हम लोग जो है विराम चिन्ह के महत्वपूर्ण चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो विराम चिन्ह क्या होता है उसको समझिएगा। सबसे पहले जानिए कि विराम चिन्ह होता क्या है। समझ गए ना। सबसे पहले यह जानिए कि विराम चिन्ह होता क्या है। तो देखिए विराम का अर्थ होता है रुकना। जिस प्रकार कोई कार्य करने के बाद कार्य करने के दौरान जो है रुकते हैं, कार्य करने के बाद या कार्य करने के दौरान जो है हम लोग रुकते हैं, फिर कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है लेखन में भी जो है विराम की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो है हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी कि विराम चिन्ह का कहने का मतलब होता है मतलब कि ठहराव या रुकना, ठहराव या रुकना। समझ गए ना। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि विराम चिन्ह के भेद कितने होते हैं। काफ़ी भेद होते हैं। तो श्री कामता प्रसाद गुरु ने जो है विराम चिन्ह के यहाँ पर 20 तरह के बताए हैं। समझ गए ना। यहाँ पर 20 लिख लीजिएगा, 20 तरह के बताए हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे। समझ गए ना, एक एक करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए पहला क्या है आपका विराम चिन्हों को समझ लीजिएगा। पहला आपका यहाँ पर अल्प विराम है। क्या है, पहला आपका अल्प विराम है, यानी कि थोड़ा रुकने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। अल्प विराम जो होता है ये वाला साइन होता है। समझ गए ना। दूसरा आपका अर्ध विराम है। अर्ध विराम मतलब कि बीच में थोड़ा रुकने के लिए प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम कहने का मतलब होता है कि जब बात खत्म हो जाती है, सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। इसका साइन यहाँ पर आप लोग देखते रहिएगा, ये आपका जो है साइन है। समझ गए ना। फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पर प्रश्न चिन्ह का, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, जैसे कैसे, क्यों, कब, कहाँ, तो वहाँ पर हम लोग प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि की बात कर ले तो विस्मयादि में आपका जो होता है आश्चर्यजनक, शोक, घृणा, खुशी की बात होती है, वहाँ पर हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर आपका है निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं या संयोजक का, तो ये होता है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो है हम लोग निर्देशन या संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ गए ना। 2 चीज़ों को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, किसका, निर्देशन चिन्ह का और संयोजक चिन्ह का। क्लियर है। अगला यहाँ पर आपका है कोष्टक। कोष्टक जो होता है वाक्य एवं शब्दों को मतलब के बीच में किया जाता है। समझ गए ना। वाक्य और शब्दों के बीच में जो है हम लोग कोष्टक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। आगे हम बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर आपका है कि देखिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग जो होता है कहावत, नारा और कथन लिखने के लिए हम लोग करते हैं। अवतरण चिन्ह का प्रयोग ये होता है। समझ गए ना। कोष्टक का ये होता है और अवतरण का ये होता है। अगर हम उप विराम और अपूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ये वाला विवरण की बात कर ले तो विवरण व्याख्या करने के लिए हम लोग करते हैं। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ये करते हैं, जहाँ पर कोई सेंटेंस या कोटेशन लिखना होता है। लाघव चिन्ह का प्रयोग ये करते हैं। लोभ चिन्ह का प्रयोग जो होता है ये होता है, यानी कि जब कुछ शब्द छोड़कर लिखना हो तो लोभ। पाद चिन्ह का प्रयोग हाइफन देके करते हैं। क्लियर है ना। दीर्घ चिन्ह का प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं।
फिर यहाँ पर पाद बिंदु का प्रयोग इस तरह करते हैं, समाप्ति का सूचक होता है। हंस पद जो होता है ऊपर होता है, कुछ छूट जाने के बाद हम लोग ऊपर देखकर हंस पद लिखते हैं। टीका सूचक होता है यानी कि कुछ सूचना देना। तुल्य सूचक जो होता है इक्वल, जहाँ पर तुलना किया जाए, बराबर की तुलना किया जाए, उसे तुल्य सूचक कहते हैं। फिर यहाँ पर आपका जो है समाप्ति सूचक जो होता है इंड होता है, समझ गए ना। तो ये जो था आपका विराम चिन्ह से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह था और इससे रिलेटेड हमने सभी थ्योरियों को कंप्लीट किया है। तो हमने इसमें जो है आपका वर्ण, वर्णमाला, जितने भी वर्ण के प्रकार होते हैं, फिर आपका वर्णों की मात्राएं क्या है, फिर आपका कितने प्रकार के व्यंजन है, वो सभी चीज़ों के बाद और आपके जो है मात्राओं के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो में हमने जो है वर्णमाला और विराम चिन्ह से रिलेटेड सभी चीज़ों को कंसेप्चुअल के साथ जो है बताया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। ओके, धन्यवाद।